नियति। सड़क सिंहपुर गांव से होकर गुजरती थी। श्यामलाल का घर सड़क के किनारे ही था। वो रिटायर्ड प्रोफेसर थे और तन्मय के बड़े भाई के ससुर। सेवानिवृत्त होने के बाद गांव में रहने के लिए नौकरी में रहते हुए ही गांव में शानदार घर बनवा लिया था। नरोत्तमलाल उनसे 10 साल छोटे थे। वो एक राष्ट्रीयकृत बैंक की पास की शाखा में प्रबंधक थे और गांव में ही रहते थे। श्यामलाल को 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। तन्मय की भाभी नरोत्तम को केवल लड़की बिटन। जम्मू जाने वाली ट्रेन आज 5 घंटे विलंब हो गई। प्लेटफॉर्म पर बोर होने की बजाय वो सिंहपुर आ गया। गांव से भावनात्मक लगाव था उसका। दिल की धड़कनें बढ़ गईं, स्मृतियां ताज़ा हो उठीं। 1 दशक बाद यहाँ आया था। सिंहपुर उजड़ी बस्ती की तरह लग रहा था। इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। द्वार पर गाय, गोरू और 2 कुत्तों के सिवा कोई न था। तन्मय दालान में चला आया। दीपक पड़ रहा था। वो उसकी भाभी का भतीजा था। बड़ा हो चुका था। उसने पहचान लिया, पाँव छुआ और आने की खबर देने घर में चला गया। तन्मय ने बैग रख दिया और सोफे में धंस गया। आंखों को राहत देने के लिए आंखें मूंद लीं। तन्मय, अपनत्व भरा संबोधन। आवाज कान के पर्दे से टकराए। उसने आंखें खोली, हड़बड़ाकर उठ बैठा। जिससे मिलने आया था वो सामने थी बिटन, हाथ में पानी का ग्लास। तन्मय को झटका लगा। कितनी दुबली हो गई है, मरियल और बीमार सी, मुखमंडल कांतिहीन और पीला। उसने मन ही मन सोचा, ये वो बिटन तो नहीं है। वो तो तंदुरुस्त थी। उसमें अलहड़ापन था, चंचलता थी, शौखी थी। तुम? हाँ मैं। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारे मन का भरम है। तुम्हें कहाँ कोई ठीक लगता है। लो पानी पी लो, प्यास लगी होगी। हाँ, प्यास तो लगी है। उसने ग्लास का पानी ले लिया और गटागट पीने लगा। सहसा उसने पाँव में स्पर्श महसूस किया। बिटन पदधूलि ले रही थी। ये क्या कर रही हो? पदधूलि ले रही हूँ, बिटन बोली। तुमसे छोटी हूँ, चरण स्पर्श तो कर ही सकती हूँ। कितना कुछ बदल गया 15 साल में, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली। क्या लोगे? चाय, कॉफी या शरबत? सब कुछ भुला बैठी। अरे हाँ, तुम्हें तो केवल दूध में अदरक, इलायची और हरी चाय पत्ती डालकर बनी चाय बहुत पसंद है। वो खामोश हो गई। सचमुच उसमें 15 सालों में तनिक भी बदलाव न आया। तन्मय ने सोचा, आदमी कहाँ बदलता है, वो तो हमेशा बच्चा ही रहता है, निस्वार्थी बच्चा। उसका बदलाव नहीं, अभिनय होता है। बिटन भी अभिनय कर रही थी। जब पहली बार बिटन से मिला था तो बीए अंतिम वर्ष में थी। वो खुद इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में। उनमें खूब शरारत होती थी। बिटन बाहर चली गई। तन्मय अतीत की ओर खींचने लगा। उस दिन उसकी नींद खुली तो दिन ढल चुका था। वो दिन में नहीं सोता था, पर ना मालूम कैसे नींद आ गई। पूरे 4 घंटे गहरी निद्रा में सोता रहा। क्या सोच रहा था जब नींद ने अपनी बाहों में भर लिया था? हाँ, वो बिटन के बारे में ही सोच रहा था। उसका बिटन से नया नया परिचय था। बड़े भाई की चचेरी साली थी, छेड़ती थी, मजाक में गालों में चिकोटी काट लेती थी। एक बार तो उसके भी हाथ चुटकी काटने के लिए उसके गालों तक पहुंचे थे, फिर रुक गए। स्पर्श भरकर पाया था, हाथ ही आगे न बढ़े और तब तक वो भाग गई। मजाक में भी उसे ही झेपना पड़ता। उसने महसूस किया कि लड़कियां जल्दी बेतकल्लुफ हो जाती हैं, लड़के नहीं। वे डरते हैं कहीं लड़की अन्यथा ना ले ले। नींद खुलने पर वो चारपाई से उठा, हड्डियां चटकाया। नींद से उठने के बाद हाथ मुंह धोने की आदत थी। पानी के लिए घर में गया। हैंडपंप आंगन में था। आंगन में कहकहे लग रहे थे। भाभी सहेलियों से घिरी थीं। गौने के पूरे 2 साल बाद पीहर आई थी, इसलिए 4 दिन बाद भी सहेलियां घेरे थीं। वे मीठे अनुभवों और रोचक संस्मरणों को सविस्तार सुना रही थीं। उसी पर सहेलियां ठहाके लगा रही थीं। आंगन में पहुंचते ही युवतियां उसको देखने लगीं। इस तरह देखना उसे अटपटा लगा। उनको अनदेखा कर हैंडपंप पर हाथ मुंह धोया और दालान में आ गया। दर्पण के सामने खड़ा होकर कंघी करने लगा। सहसा उसे बालों के बीच लाल सा दिखा। उसे संदेह हुआ और करीब से देखा। वहाँ सिंदूर था। किसी ने बालों में सिंदूर डाल दिया था। ये क्या मजाक है? उसे क्रोध आ गया। जान गया शरारत किसकी है। बदला लेने का फैसला कर लिया। धीरे से घर में गया।
श्रृंगारदान से सिंदूर की डिबिया लेकर जेब में रख ली और वापस आ गया। दालान के बगल का कमरा खुला था। अंदर देखा, बिचन थी, सज संवर रही थी। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। उसके संवरने में बाधा नहीं डालना चाहता था। अंत में दर्पण में खुद को देखकर बिचन मुस्कुराए। नहीं पता था जिसके लिए सज संवर रही है वो पास ही खड़ा है। उठने वाली थी कि तन में दबे पांव अंदर आ गया। दबे पांव ही उसकी ओर बढ़ा और चीते सी फुर्ती से एक चुटकी सिंदूर उसकी मांग में डाल दिया। वो चौंक पड़ी। उसके बालों में सिंदूर देखकर हंस पड़ी। बड़ी दिलकश मुस्कान थी। अपने बालों को तो देखो, किसी ने सिंदूर डाल दिया है। लड़की लग रहे हो। सिंदूर डालते ही तन्मय को होश आया कि क्या कर बैठा, पर तीर कमान से निकल चुका था। उसे काट मार गया। सहसा बिचन की नजर उसकी उंगलियों पर पड़ी। सिंदूर देखकर लर्ज पड़ी। घूमकर खुद को दर्पण में देखा। मांग में सिंदूर देखकर कांपने लगी। नहीं, ये झूठ है। ये कैसा अनर्थ कर दिया तन्मय। मासूम स्वर में बोली, ये कैसा बदला लिया, अब क्या होगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी बुआ पहुंच गईं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। उनकी नजर बिचन की मांग पर पड़ी। तेरी मांग में सिंदूर बेटा किसने डाली। अचानक उनकी नजर तन्मय की उंगलियों की ओर गई। ये क्या किया। जानते हो तन्मय, लड़कियों की मांग में सिंदूर कौन भरता है। उसका पति। मांग में सिंदूर भरकर अर्धांगिनी बनाता है और घर ले जाता है। क्या ये सब कर सकोगे। नहीं ना, फिर अनर्थ क्यों किया। जानते हो इसने सिंदूर क्यों डाला था, थोड़ी परिहास के लिए। तुम लड़के हो, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने क्यों किया। इसका जीवन नरक कर दिया। तुम भूल क्यों गए कि ये लड़की है। बिचन बिलख रही थी। तन्मय ग्लानि से भर उठा। भारी भूल कर दी थी। पछतावा हो रहा था, किंतु जो कुछ कर बैठा था वो वापस भी तो नहीं हो सकता था। बिचन का क्रंदन उसके सब्र की तमाम दीवारों को धराशायी कर गया। उसे रोना आ रहा था, लेकिन ऊपर से वो बुद्धि बना रहा। मुझे माफ कर दो, तुम्हारा अपराधी हूँ। तुमने मजाक किया, मैं विवेकी को बैठा था। बड़ा अनर्थ हो गया। प्लीज रो मत, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, क्षमा कर दो। तन्मय कातर स्वर में बोला। उसके पाँव पकड़ लिया, लेकिन वो पीछे हट गई। तुम्हें क्या माफ करूंगी, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है। अब तुम ही उसकी धर्मपति हो। बुआ बोली, धर्मपति। हालांकि उसे बिचन पसंद थी। मन ही मन चाहता था। दोनों की शादी में कोई बाधा न थी। उनकी शादी की चर्चा कई बार चल भी चुकी थी, लेकिन नरोत्तम लाल उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने रिश्ते की संभावना को ही खारिज कर दिया। तर्क दिया कि एक घर में दो बेटियों की शादी नहीं होती। रुको, मैं नरोत्तम को बुलाती हूँ, उन्हें बताना जरूरी है। वही भूल सुधार करेंगे। बुआ बाहर चले गए। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ बिचन, गलती हुई है। इसका भूल सुधार ये है कि मैं तुम्हें धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँ। हाँ बिचन, मेरे जीवन में अब किसी और लड़की के लिए स्थान नहीं। अगर तुम मेरी धर्म पत्नी हो गई तो मैं भी तन मन धन से तुम्हें जीवन संगिनी स्वीकार करता हूँ। संभव है कि तुम्हारे पिता मुझे न स्वीकारें। अगर उनकी जिद के कारण शादी न हुई तो मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। वयस्क हूँ, मुझ पर किसी और से शादी के लिए दबाव कोई नहीं डाल सकता। थोड़ी देर में नरोत्तम लाल पहुँचे। पीछे पीछे बुआ, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो। नरोत्तम लाल शांत थे। बुआ ने पूरा वाकया नहीं बताया था। बुआ चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए, सो उनके लिए ये स्वर्ण मौका था। पिता को देखकर बिचन का सब्र टूट गया। लपट कर रोने लगी। वो समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। हमेशा चाहने वाले लाडली रो क्यों रही है। ऐसा क्या हो गया कि लाडली ऐसे रो रही है। सहसा नजर बिचन के बाल साला को अपनी उंगली पर पड़ी। वे चौंक पड़े। हाथ में सिंदूर था। बेटी की मांग में भी सिंदूर। विद्युतीय रफ्तार से तन्मय को देखा। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां लाल थी। उन्हें समझकर देर न लगी। अपने खो बैठे और करारा तमाचा तन्मय के चेहरे पर पड़ा। आ गया है अपनी औकात पर रही। नरोत्तम क्या कर रहे हो। घर की बुनियाद पर हाथ उठा रहे हो। चुप रहो बहन, तुम कुछ भी बोलती हो। देख रही हो, ये दामाद बनने लायक है, ये तो क्रिमिनल है। तन्मय लड़खड़ा कर गिरा। सिर दरवाजे से टकराया। आंख के
गई त्वचा कट गई, होंठ कट गए, उसके मुंह से खून निकलने लगा और ये बीमारी से उठा था। शरीर भी कमजोर था, होश खो गया था। इतनी भीड़ में पहुंचे, लोगों को हालत देखकर उन्होंने मचा दिया, भीड़ में कुरान मच गया। इन्हें डॉक्टर के पास ले चला गया। मेरी डॉक्टर का डॉक्टर मेरे से बोलेगी क्योंकि दर्द महसूस किया। उसके बाद पूरी रात भर सोता रहा। सोमवार को भी लगा कि कहने की हरकत पर मनोरंजन की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। सोते समय परिवार के सभी सदस्य विदा करने आए, लेकिन मैं तो डिफेंसिव नहीं मान पाया। लोग खामोशी हो गए थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ये जीत चली, इसके लिए कुछ लगी। अपने ससुराल जा रही थी, अब वो लोगों के नाम के आना होगा। वो घटने दोनों परिवारों के रिश्ते की बात सी बन गई। कोई फैलकर कोई संपर्क नहीं हुआ। इस दौरान तन्वी की बेटी ने तो वापस नए लड़के से पूरे मिला। नरक तो बहुत जिद्दी इंसान था, लेकिन बेटी बेटी थी। वो इसकी शादी बड़े भाव करना चाहता था, इसलिए तन्वी से रिश्ते के लिए तैयार न हुआ। परिजनों ने बात समझाया और दोनों माना। उन्होंने बच्चों की शादी रद्द कर दी। लड़का राष्ट्रीय के बैंक में अक्सर कष्ट पर था। फिर शादी के बाद पता चला कि उसका चयन कदम ठीक नहीं था। नशेखोरी समेत कई बुरी आदतें थी। शराब पीकर बच्चों को यात्रा में देता था। बेटन की भारतीय लड़का लगभग 100 वर्ष था। उस पति के साथ जिंदगी गुजारना असंभव लगा। लड़की आने और मेहनत के लिए तो बेकार सुना दिया। मेहनत का मन अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। चलने की जल्दी से निकल जाए। इसमें पीड़ित के बेटन में बाहर करना चाहते थे। किसी सिलसिले में अदालत चला था, लेकिन फैसले की कुछ नहीं काफी दुखी था। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुझे कोई देखने का कमाल चोट पड़ा। बाल्यावस्था में नई नई अदालत आ गए थे। हम सोचने बैठते श्याम भी हट गया। लेकिन उसने उसे बेचैनी बना दिया। हमें बेटन के ससुराल से कोई नहीं आया। इससे बेचैनी दुखी हुई। पति की बुरी आदतों को देखने कभी न कहीं उम्मीद थी कि वो बुरी आदतें फिर बिगड़ने उनका वैवाहिक जीवन समझने में जाएगी। उसे की बुराई से निराश हुई। दिन रात आते रहे। तन्वी ने लेते हुए देखे, कोलैप्स हो गया। शादी के दूसरे दिन बेटन पास आया। खेलते थे पर कुछ बोल नहीं पाए। उसकी आंखों से रोटी खाने को देख है। उन्हें खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें कोस गई। बेटी सोच पड़ी और उसके चेहरे पर सर झुकाकर रोने लगी। अम्मा ने उसका चेहरा देखते से कहा, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी देर तक दोनों साथ में रहे। अम्मा ने उसे देखकर और उसको बात बात करने की सलाह दी। पैरों पर खड़े हो जाए। शादी के तीसरे दिन तन्वी ने सीढ़ी से प्रस्ताव किया। बेटन छोड़ने के लिए भूल कटाई। बेटा समय पैदा हो रही। इन्हें की इच्छा उसे गाँव में वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद भाभी के रिश्तेदार में मायके जाने लगे। उनके बीच संबंध सामान्य हो गए। इन्हें ड्राइवर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। नौकरी लग गई। पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में था। बहुत व्यस्त रहने लगे। एक बार भाभी ने बताया कि बेटन ससुराल नहीं जाती। मास्टर के बाद मेरे दो पूरे कन्या PhD कर रही है। वो किसी कॉलेज में लेक्चर हो जाएगी। किसी अवार्ड से प्रेरित हो गया। पति ने तलाकनामा भेजा कि बेटन ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी कि तलाक जरूरत का एक लड़का था। बेटन को अपने शहर के केंद्रीय सरकारी कॉलेज में लेक्चर की नौकरी मिल गई। तन्वी ने शादी नहीं की। अनगिनत रिश्ते आए, सबका रुख बढ़ता रहा। अचानक बेटे की एडमिशन से गले टूट गया। वो तन्वी में आ गया। उसे लगा कि कहीं वो मर गया। वो शेर फैन को देखने लगी। कुछ देर बाद बेटन मेकअप किए और पृथ्वी बिस्तर आया है। एक कप करने को दिया, दूसरा दीपक को। दीपक का उसका बाहर से आ गया। कुछ तुम्हारी चेहरे पर छाप रहती थी। याद करो बेटन, अदालत और रिवायती की तमाम फर्क साफ पीते थे। उन्हें अब तक याद है। हमने कभी नहीं कही वो कोई बात। अब बोलने के
प्रमोशन पसंद है। तुम भी अपने लिए चले लेते हैं। कर सकोगे और तुरंत सही नहीं कर सकोगे तो कंपनी देने वाले का इंतजाम कर लो। शादी कर लो। बच्ची बोली कि तेरे तुम सभी रिटायर रह जाओगे और कंपनी देने वाली भी मिल चुकेगी। जीवन जीने के लिए शादी बहुत जरूरी नहीं है। शादी जीवन का अहम पार्ट है। करते हो ये औपचारिकता तो मैं बरसों पहले निभा चुकी हूँ। बस मेरी दुल्हन की जिंदगी न हो सके। मेरी लड़की से खास आवाज थी। किसी बात की जरूरत है। नितिन का पुराने घर में चली गई। कॉलेज की लड़की की ओर फंसने लगा। शादी के तुरंत बाद बच्चन बहन के साथ करने की खवास थी। उसकी मम्मी चाहती थी। शादी में पहले गया था। तुमसे शादी सगाई किए भी नहीं हो। एक ऊपर से मजाक बन जाएगी। मैं लेकिन एक से मजाक करने ही नहीं चाहता। अकेलापन मेरे लिए इंसान का बड़ा अनुभव रह गई है। अपने को हम से बेइज्जत करने तो मैं शादी नहीं करने की निर्णय ले लिया। नहीं कर सकती। ऐसा से निर्णय नहीं ले सकती। मुझसे पूछा कि मुझे क्यों पसंद है। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे अकेला रहना। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे करने के लिए भी नहीं हूँ। कभी रिटर्न सारी नीचे जाएगी और सामने वाले तब तक वीडियो ऐसे जा रहा हूँ। रोड खोल है। सारे घंटे का टाइम था। तुमसे मिलने आ गया। उसने मेरा तस्वीर ले ली। नहीं पड़े। काफी समय पहले परिवार के सभी भारी स्पर्श हुए। मैं कैसे रही हूँ।